हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस लर्निंग विद शिवम सर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे हिस्ट्री की, जो नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 3.1 द रेन ऑफ टेरर। इससे हम पहले कर चुके थे कि लुइस 16 को कैसे ग्लूटन कर दिया जाता है और उसके बाद ही उसकी जो रानी है उसको ग्लूटन कर दिया जाता है। देन न्यू गवर्नमेंट स्टार्ट होती है जिसको हमने बोला कन्वेंशन गवर्नमेंट। तो कन्वेंशन के टाइम पर जो लीडर था, कन्वेंशन गवर्नमेंट का जो लीडर बना वो बना रोबेस्पियर। क्यों? क्योंकि जो नई गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है वो करता है जैकोबिन क्लब, और जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो कौन था? रोबेस्पियर। तो रेन ऑफ टेरर का मतलब हो गया, रेन मतलब हो गया किसी राजा का शासन, और वैसे ही रेन ऑफ टेरर का मतलब हो गया आतंक का शासन। तो ये जो पीरियड है 1793 से 1794 तक जो शासन रहा वो लगभग लगभग किसको माना गया है? आतंक का शासन माना गया है। तो ऐसा क्या होता है जिसको ये आतंक बता दिया गया? चलिए देखते हैं। तो इस टाइम पर जो रोबेस्पियर था, रोबेस्पियर ने कुछ ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जिससे वो क्या करना चाहता था? सभी को कंट्रोल करना चाहता था। जितने भी वहाँ पर सिटीजन्स थे या जो भी लीडर्स थे उनको कंट्रोल करना चाहता था, अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल लाना चाहता था, जिसकी वजह से ये सब उसने किया। तो ये जो पॉलिसी है उसको उसने नाम दिया एनिमीज ऑफ रिपब्लिक। मतलब जो भी उसके रिपब्लिक के एनिमीज होंगे उसको वो क्या करेगा? पनिश करेगा। जिसमें कि एक्स नोबल्स हो गए, क्लर्जी हो गए, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, इवन हिज ओन मेंबर्स, अपने मेंबर्स को भी उसने नहीं छोड़ा। इनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद प्रिजन किया गया, प्रिजन करने के बाद में अगर कोई उसमें गिल्टी, ट्रायल चलता है, ट्रायल के अंदर अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो गिल्टी को क्या करेंगे? सजा दी जाएगी, जिसको बोला गया ग्लूटन। ग्लूटन क्या है? ग्लूटन जो है वो इन्वेंट किया था किसने? डॉक्टर ग्लूटन ने। ये एक पनिशमेंट है जो कि हम कह सकते हैं एग्जीक्यूट किया जाता है इसमें, मतलब मार दिया जाता है। कैसे? जिसको भी पनिश करना है उसकी बॉडी हम नीचे रखेंगे, ऊपर क्या करेंगे? ऊपर एक दो पोल्स पे, टू पोल्स के बीच में एक बंधा होगा ब्लेड, तो उस ब्लेड को ऊपर से नीचे गिराएंगे और जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो जाएगी। तो इसको बोला गया ग्लूटन। रोबेस्पियर की जब गवर्नमेंट आई तो उसने अपनी राज्य में बहुत सारी चीज़ों में इक्वलिटी लानी चाहिए। उस इक्वलिटी के चलते उसने कुछ पॉलिसीज़ में चेंज किया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, और कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट की। जैसे कुछ लॉज बनाए, जैसे जिसमें बोला गया कि मैक्स सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मतलब जो भी वेजेस हैं और प्राइसेस हैं उनको एक लेवल तक कंट्रोल किया जाएगा, उसके ऊपर उसको नहीं कर सकते, मतलब फिक्स कर दिया गया एक तरीके से। जो मीट और ब्रेड थी उसको राशन किया गया, राशन कर दिया गया, मतलब बांटा गया। जो लोग थे वहां पर उनके बीच में उसको बांटने की जो प्रक्रिया है उसको उसने चालू कर दिया। पीजेंट्स को पीजेंट्स को वहां पर उसने जो है अपनी जो ग्रेन का जो प्रोडक्शन होगा उसको उसने मजबूर किया गया, फोर्स किया गया पीजेंट्स को कि उनको अपनी ग्रेन जो है वो सिटीज में बेचनी है, सोल्ड करनी है। और किस पे करनी है? फिक्स प्राइस पे करनी है। ऐसा भी नहीं है कि अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उसको फिक्स प्राइस पे करना है, जो कि गवर्नमेंट का एक डिसीजन था, जिसकी वजह से पीजेंट्स को बहुत सारा लॉस भी होता है। वाइट फ्लावर को बंद करवा दिया गया, फॉरबिडन करवा दिया गया, क्योंकि वाइट फ्लावर हम जान चुके हैं, इससे पहले जो रॉयल्टी हुआ करती थी वो वाइट फ्लावर की ब्रेड को खाया करते थे। अब क्या कर दिया है कि जो नॉर्मल फ्लावर हुआ करेगा व्हीट का, उसी को लोग खाएंगे। सभी के लिए इक्वलिटी यहाँ पर उसने कर दी, खाने के बीच में भी, फूड में भी इक्वलिटी लेकर आया। साथ में कुछ इक्वलिटी प्रैक्टिस की गई स्पीच एंड एड्रेस में, मतलब लोगों को एड्रेस कैसे करना है, बोलना कैसे है, उसमें भी कुछ उसने इस इक्वलिटी लाने की कोशिश की। जैसे जो पहले प्रथा चली करती थी, ट्रेडिशन हुआ करता था, जो मैन होंगे उनको बुलाया जाएगा मैंसर। मैंसर मतलब सर। मैडम, मैडम मतलब मैडम, जो लेडीज को बुलाते हैं, वेमेन को बुलाते हैं। तो उसको उसने चेंज करवा दिया, किसमें? मैन को कॉल किया जाएगा सिटोइन एंड विमेन को कॉल किया जाएगा सिटोइन। मीनिंग क्या है इसका? सिटीजन, फ्रेंच लैंग्वेज में, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है सिटीजन। तो अब ये जो ट्रेडिशन है वो नया ट्रेडिशन है लोगों को कॉल करने का, बुलाने का, पुकारने का। साथ ही जो चर्च हुआ करते थे, चर्च जैसा कि हम जानते हैं ये क्लर्जी जो फर्स्ट स्टेट हुआ करता था उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो चर्च की जो बिल्डिंग थी
उसको क्लोज कर दिया जाता है, शट डाउन कर दिया जाता है, और जो बिल्डिंग हुआ करती थी चर्च की उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, बैरक्स एंड ऑफिसेस। बैरक्स वो जगह होती है जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। इसकी जो पॉलिसी थी, पॉलिसीज इतनी ज़्यादा हार्श थी, रॉबेस्पियर की पॉलिसीज इतनी ज़्यादा हार्श थी, इतनी ज़्यादा क्रूरटी से भरी थी, इतनी ज़्यादा इसने निरंकुश हो गया था ये अपनी पावर को लेकर, जिसकी वजह से इसके जो खुद के सपोर्टर थे वो भी इसका अपोज करने लगते हैं। फाइनली इन जुलाई 1794 ही वॉज कन्विक्टेड। जुलाई 1794 में इसको कन्विक्ट किया जाता है और अरेस्ट किया जाता है, और अरेस्ट के अगले ही दिन इसको भी ग्लूटन कर दिया जाता है। जैसे कि राजा और रानी को ग्लूटन किया गया था वैसे ही इसको भी ग्लूटन कर दिया जाता है। अब इसका जो रिजल्ट हुआ, जिसको जो आउटकम आया, वो आउटकम आया कि जो गवर्नमेंट हुआ करती थी कन्वेंशन, लोअर पीपल के, जो थर्ड स्टेट के, जो लो मिडिल क्लास से भी जो नीचे लोग हुआ करते थे, उनकी गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से कुछ वोटिंग में भी चेंज किए गए थे, कुछ उनको राइट भी दिए गए थे। तो अब जो नई गवर्नमेंट आ रही है डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी जो रूल है इसमें जो पावर आती है वो फिर से अपनी इस्टेब्लिश कर देते हैं। कौन? मिडिल क्लास के जो वेल्दियर लोग हुआ करते थे वो फिर से अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब ये पावर जो इस्टेब्लिश हो गई इसके द्वारा, इनके द्वारा, तो ये क्या करते हैं, फिर से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज करते हैं, और जो राइट टू वोट दिया गया था, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कन्वेंशन के द्वारा, नई गवर्नमेंट के द्वारा जो वोट दिया गया था, वोट राइट टू वोट दिया गया था, वो भी ये वापस कर लेता है, मतलब उसको भी कैंसिल कर देता है। अब फिर से वोटिंग का राइट उन्हीं को मिल गया जिसके पास प्रॉपर्टी है या फिर जो वेल्दी है। अब ये जो डायरेक्टरी आई है, इसको डायरेक्टरी बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसको दो भागों में बांट दिया गया। दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश की गई, क्योंकि हम जानते हैं अभी जो रेन ऑफ टेरर पड़ा उसमें रोबेस्पियर के पावर सिंगल पावर थी, एक सिंगल मैन था जो पूरी पावर को कंट्रोल किया हुआ था। इसकी वजह से जो आने वाली जो गवर्नमेंट है डायरेक्टरी, उसमें लोगों ने देखा कि अगर एक के पास पावर होती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा, जिसकी वजह से अब जो गवर्नमेंट बनी है उसमें दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, और दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के बाद में 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव अपॉइंट की गई। क्योंकि अगर एक मेंबर के पास में एग्जीक्यूटिव पावर रहती है तो वो कहीं ना कहीं अपनी पावर का मिसयूज करेगा, इसलिए पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट आ रही है, दो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो आपस में लड़ रहे हैं। कभी कभार लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के ऊपर, और कभी कभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो अपनी पावर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के ऊपर इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। साथ ही जो 5 मेंबर्स की जो एग्जीक्यूटिव थी वो आपस में ही, जो डायरेक्टर थे 5 डायरेक्टर्स थे वो आपस में ही लड़ रहे हैं। इन क्लैशेस की वजह से जो गवर्नमेंट थी वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाई। इस और इनस्टेबल गवर्नमेंट की वजह से इसका जो फ़ायदा उठाता है वो फ़ायदा उठाता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है? नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो हुआ करता था जनरल ऑफ द मिलिट्री। तो ये क्या करता है, ये डिक्टेटरशिप लेकर आएगा, राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर। अब जो राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर, ये डिक्टेटर कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, उसको देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि विमेन का पार्टिसिपेशन किस तरीके से था कहाँ पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन? यस, वी कैन से यस। कैसे? डायरेक्ट तो नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि इनका जो पार्टिसिपेशन था वो इनडायरेक्ट जरूर था। पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन बिगनिंग, जब से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था तब से ही इनका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन रहा था, ये हमेशा ही इन्वॉल्व थे। दे होप्ड, अब ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा था इसके पीछे इनकी होप थी। क्या होप थी? कि ये चाहते थे कि अगर हम इन्वॉल्व रहेंगे फ्रांस के रिवॉल्यूशन में, तो जो रिवॉल्यूशनरी हैं वो जो गवर्नमेंट बनाएंगे उनमें उनके अधिकारों की बातें की जाएंगी, उनको अधिकार, उनके वुमेन्स के जो राइट होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी वो वर्क फॉर लिविंग में इन्वॉल्व रहती थी। जैसे मैन तो हैं वो घर के बाहर हैं, रिवॉल्यूशनरी हैं तो रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट उनको सपोर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? फैमिली के द्वारा। मतलब जो फैमिली के जो जितने भी वर्क है वो कौन कर रहा है? विमेन कर रही हैं। तो
रिवॉल्यूशन के दौरान ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क में इन्वॉल्व हुई, जैसे कि कपड़े धुलना, फ्लावर्स को बेचना घर को चलाने के लिए, फ्रूट्स को बेचना, वेजिटेबल्स बेचना मार्केट में, एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स। कुछ विमेन ऐसी भी रहीं जिन्होंने प्रॉस्परस जो लोग हुआ करते थे, वेल्दी जो लोग हुआ करते थे, उनके घरों पर काम किया एज डोमेस्टिक वर्कर्स। ये जो विमेन थी फ्रांस की, इनको इनके पैसे की कमी थी, क्योंकि थर्ड स्टेट के लोग हैं तो पैसे की वैसे ही कमी होगी, है ना। तो पैसे की ना होने की वजह से इनको एजुकेशन भी नहीं मिलती, एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, साथ ही जॉब ट्रेनिंग भी इनको नहीं मिलती है। लेकिन कुछ विमेन, कुछ डॉटर्स जो वेल्दी जो क्लास हुआ करता था, वेल्दी पीपल जो हुआ करते थे थर्ड स्टेट के इंक्लूडिंग, तो उनकी जो डॉटर्स हुआ करती थी उनको एजुकेशन मिलती है कहाँ से? कॉन्वेंट स्कूल से। तो कॉन्वेंट से वो लोग एजुकेशन प्राप्त करते हैं और उनकी शादी भी अच्छी फैमिली में की जाती है। ऑल्सो केयर देयर फैमिलीज। अब ये जो विमेन थी इनको अपनी फैमिलीज की भी केयर करनी पड़ती थी, जैसे कुक कर रही हैं, फेच वाटर, बाहर से वाटर लेकर आ रही हैं, है ना, एंड क्यू अप फॉर ब्रेड। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो एक कारण रहा वो ब्रेड का भी कारण रहा था, क्योंकि ब्रेड की शॉर्टेज हो रही थी जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये जो विमेन है वो घंटों घंटों ब्रेड लेने के लिए लाइन में खड़ी रहती थी, एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, अपनी बच्चों की भी देखभाल कर रही थी। इनकी एक डिमांड और थी, जो नई गवर्नमेंट आ रही थी उसमें डिमांड थी कि वेजेस जो है वो वुमेन के बहुत कम थे मैन के कंपेयर में, तो उसके बीच में भी ये इक्वलिटी चाहती थी। तो ये सब जो गवर्नमेंट बन रही थी उसमें अपनी डिमांड को पूरी करवाने के लिए जो क्लब्स बन रहे थे, पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे, उस दौरान विमेंस ने भी अपने कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस रहे वो रहे सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी क्लब एंड रिपब्लिकन विमेन। ये जो क्लब थे वो विमेन के थे और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे उस टाइम के। देन इनकी जो डिमांड थी वो थी क्या? पॉलिटिकल राइट्स की। जैसे मैन को पॉलिटिकल राइट मिलते हैं वैसे ही इनको भी पॉलिटिकल राइट दिए जाए, क्योंकि जो विमेन थी वो डिसअपॉइंट थी किससे? 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें विमेन को एक पैसिव सिटीजन्स बनाकर छोड़ दिया था। जैसे कि हमने पढ़ा था पैसिव सिटीजन्स जो थे उनको पॉलिटिकल राइट नहीं थे, तो पैसिव सिटीजन्स बनाकर इनको छोड़ दिया गया था। इनकी जो डिमांड थी वो राइट टू वोट थी, और इनको इलेक्ट होने की, इनको भी असेंबली में इलेक्ट किया जाए इसकी भी डिमांड थी। साथ ही साथ इनको पॉलिटिकल ऑफिस में भी इनको जगह मिले, पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने की इनको राइट मिले, ये भी ये चाहती थी। तभी ये जो विमेन के डिमांड हैं, जैसे पॉलिटिकल ऑफिस में जगह मिलना, असेंबली में इलेक्ट होना, राइट टू वोट मिलना, ये सारा क्या था? ये सभी ये सब होगा तभी विमेन को एक रिप्रेजेंटेशन लोगों के सामने आएगी, विमेन को रिप्रेजेंट कर पाएंगी, यही डिमांड थी इनकी। तो इसके चलते ये पॉलिटिकल ग्रुप, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए। जब नई गवर्नमेंट बन रही थी फ्रांस में तो उस दौरान विमेन के लिए ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं किया, कुछ काम किए गए। जैसे जो विमेन थी उनको इम्प्रूवमेंट, विमेन के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या किया गया? कुछ स्कूल्स को बनाया गया। स्कूल को बनाने के साथ साथ विमेन का जो एजुकेशन है उसको कंपलसरी किया गया कि हर एक बच्ची को एजुकेशन दी जाएगी। साथ ही जो फादर हैं उनको इनकरेज किया गया कि इनकी मैरिज को फोर्सफुली ना करें, जब लड़की की मर्जी हो तभी उसकी शादी की जाए। ऐसा गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट लेकर आती है, कुछ लॉज लेकर आती है। साथ ही जो मैरिज था उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर दिया गया कि जो भी वेमेन है वो फ्रीली उसमें एंटर कर सकती है, रजिस्टर कर सकती है। और इसको किस में कर दिया गया? सिविल लॉ में कर दिया गया। मतलब एक सिविल लॉ बना दिया गया जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर जब वेमेन चाहे उस मैरिज में एंटर कर सकती है। डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया, और अप्लाई, जो डाइवोर्स लीगल किया गया है उसको अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही, विमेन एंड मैन। मैन could now train for jobs, could become artist और run small businesses।
अब जो विमेन है उनको राइट दे दिया गया कि अब वो अपनी जॉब्स के लिए ट्रेनिंग ले सकती हैं, कोई भी आर्टिस्ट बन सकती हैं एंड अपना स्मॉल बिजनेस कोई भी चला सकती हैं। उनको ये सब राइट मिल गए। और ये किसके अंडर हुआ? जो नई गवर्नमेंट बन रही थी उसमें जो विमेन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काम किए गए वो ये सब किए गए। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये सब वर्क तो किए गए, विमेंस के लिए राइट स्टेप्स तो लिए गए, लेकिन साथ ही विमेन को इसके साथ बहुत लंबे समय तक अपने इक्वल राइट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। वो स्ट्रगल उनको कंटिन्यू रखना पड़ा। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर के काल के द्वारा टाइम पर क्या किया गया, जो गवर्नमेंट बनी उसने एक ऑर्डर इशू किया कि जितने भी विमेन क्लब्स हैं उनको बैन कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं विमेन को उन सबसे वंचित कर दिया जाए। तो बहुत सारी ऐसी विमेन भी रहीं जिनको अरेस्ट किया गया और बाद में एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, मतलब मार भी दिया गया। विमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स। मतलब जो वो राइट्स अपने वोटिंग के मांग रही थी और इक्वल वेजेस के जो राइट्स मांग रही थी, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रही थी, वो कंटिन्यू रहेगा। और कब तक? लगभग 200 सालों तक वो कंटिन्यू रहे। और ये किसी एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें विमेन को ये सब राइट्स नहीं मिलते। फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है राइट टू वोट। तो ये जो स्ट्रगल है वो वोट के लिए इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट भी बनाया गया, जिसके लिए उसको विमेन को क्या किया जाए, राइट टू वोट मिल जाए। इसके लिए उसको उन इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट भी चलाया गया। कब? लेट 19th एंड 20th सेंचुरी। The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was, अब ये जो एक्टिविटीज़ की गई हैं, जो स्ट्रगल किया गया वुमेन के लिए, वो हमारे लिए एक क्या है, इंस्पायरिंग मोमेंट है, मेमोरी है, जिसको उसको हम याद करके हम जान सकते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या क्या हम उससे इंस्पायर हो सकते हैं। और साथ ही अब ये जो स्ट्रगल चल रहा था विमेन के द्वारा, वो हमने देखा कि फ्रांस में 1946 में विमेन को फ्रांस में राइट टू वोट मिला। जबकि कब से स्ट्रगल कर रही हैं? 1789 1791 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लगभग 150 से ऊपर जो ईयर्स हो गए उससे, तब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ। और इतने सालों बाद उनको क्या है, राइट टू वोट दिया गया। कहाँ पर? फ्रांस में 1946। नाउ जो हमारा अगला टॉपिक है वो है दी अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। क्योंकि हमें पता है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था उस टाइम पर स्लेव्स भी काम किया करते थे। स्लेव्स की बहुत बुरी कंडीशन थी, जिसकी वजह से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जिसको अबॉलिश किया जाता है, स्लेवरी को। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक करें, इससे जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी और मैं इस वर्क को और भी तेज कर पाऊंगा और अच्छा और बेटर बना पाऊंगा। थैंक यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।